हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे और IFRS 15 में स्पेसिफिकली जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल है, इन 5 स्टेप मॉडल के एक एक स्टेप को हम डिटेल में कवर कर रहे थे। सबसे पहले हमने इन 5 स्टेप्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू और एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन कवर की। फिर हमने इन 5 स्टेप्स में से स्टेप 1 दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के स्टेप को डिटेल में कवर किया। आज की डिस्कशन में, आज के इस लेक्चर का एजेंडा है स्टेप 2 दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से जो हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल है, इन 5 स्टेप्स में से सबसे ज्यादा टेक्निकल या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप ही आपका स्टेप 2 है दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। रीजन बीइंग कि इस स्टेप के अंदर आप कोई रूल बेस्ड 2+2=4 वाली बातें कवर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके जजमेंट्स के ऊपर, आपके असेसमेंट के ऊपर, आपके एस्टिमेट्स के ऊपर और फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस कर रही होगी। अब स्टेप 1 में कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आइडेंटिफाई करना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे हो, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस को हम एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। पहले तो हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन को देखते हैं और फिर डिस्टिंक्ट के लफ्ज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर गुड और सर्विस और अ बंडल ऑफ गुड और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट और a series of distinct goods or service that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन तो बाजार सिंपल सी है कि एक गुड या एक सर्विस या फिर एक बंडल ऑफ गुड और सर्विस जो कि डिस्टिंक्ट हो, या फिर कोई सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जो कि सब्सटेंशियली सेम हो या फिर उनका सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर हो। देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्लीनिंग कंपनी है और वो अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो कस्टमर को 6 महीने तक क्लीनिंग सर्विसेज दे रही होगी, तो क्लीनिंग सर्विसेज एक सीरीज ऑफ सर्विसेज है जो कि सेम तरह की है, जिनका सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है, तो ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी किसी न्यूज़पेपर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि उसे डेली 365 दिन तक न्यूज़पेपर डिलीवर किया जाएगा, तो हर दिन एक न्यूज़पेपर डिलीवर किया जा रहा है, ये सीरीज ऑफ गुड्स है जो कि सब्सटेंशियली सेम है, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है, तो सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट कंसिडर किए जा रहे होंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की हर वो गुड, हर वो सर्विस या फिर हर वो बंडल ऑफ गुड एंड सर्विस जो कि डिस्टिंक्ट हो, या फिर सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो। अब डिस्टिंक्ट के लफ्ज के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का क्या क्राइटेरिया है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझे कि डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में हर गुड एंड सर्विस जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है उसे हम डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस कह रहे होंगे और उसे हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से हमारे पास स्टेप 1 था कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, यानी कि सबसे पहले आपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने डिफरेंट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस है, उन सारे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस को एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई करना है। ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ही सही आइडेंटिफाई नहीं किया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को ही प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर स्टेप 4 में एलोकेशन भी गलत हो रही होगी। स्टेप 4 में एलोकेशन गलत होगी तो अकॉर्डिंगली स्टेप 5 में रेवेन्यू भी गलत रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो IFRS 15 ये कहता है कि एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन एन एंटिटी शुड असेस द गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर एंड शुड आइडेंटिफाई इट एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हम कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे ही कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद अगला काम क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अब जब हम बात करते हैं ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि वो गुड एंड सर्विस जो कि आप कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हो, वो गुड्स एंड सर्विस जो कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे। एट टाइम्स तो कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होंगे। एट टाइम्स तो कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विस देने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होंगे, लेकिन एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विस या फिर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगी, बल्कि वो हमारी बिजनेस प्रैक्टिस की बेसिस पे ड्राइव हो रही होंगी। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप एक मोबाइल मार्केट में नया मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हो, आप एक मोबाइल शॉप में जाते हो और आप एक डब्बा पैक नया मोबाइल परचेज कर लेते हो। तो जब आप एक नया डब्बा पैक मोबाइल परचेज करते हो तो आपको एक नया मोबाइल फोन दिया जा रहा होता है
और जनरली आपको साथ में 12 महीनों की वारंटी दी जा रही होती है। अब अगर आपको एक नया मोबाइल फोन दिया जा रहा है और साथ में 12 महीनों की वारंटी भी दी जा रही है, तो ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। मोबाइल फोन का परचेज होना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और साथ में 12 महीनों की वारंटी का प्रोवाइड होना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और ये दोनों बातें आपका दुकानदार आपको बता रहा होगा कि ये मोबाइल फोन है और ये इसकी 12 महीने की वारंटी है। इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोहल्ले की किसी मोबाइल शॉप पे जाते हो और वहां से एक सेकेंड हैंड मोबाइल परचेस करते हो। अब चूंकि आपने सेकेंड हैंड मोबाइल फोन परचेस करा है तो इसके साथ आपको कोई वारंटी तो नहीं मिल रही होगी, लेकिन चूंकि वो दुकानदार आपके मोहल्ले का है और मोहल्ले वो मशहूर है कि जब भी इस दुकानदार से कोई मोबाइल फोन खरीदता है और उसमें अगले 1 महीने के अंदर कोई गड़बड़ कोई खराबी वगैरह आ जाए तो वो दुकान वाला उस मोबाइल फोन को वैसे ही फ्री में रिपेयर करके दे देता है। अब आप उस मोहल्ले की दुकान वाले के पास जाते हो और एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन परचेस कर लेते हो। अब इस दुकान वाले से आपने सिर्फ एक मोबाइल फोन परचेस किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मोबाइल फोन था, लेकिन वो दुकान वाला मोहल्ले में मशहूर ही क्यों था कि भाई जान पहचान में जितने भी जानने वाले लोग मोहल्ले के लोग उससे मोबाइल फोन परचेस करते हैं, उसमें 1 महीने में अगर खराबी वगैरह आ जाए तो वो फ्री में रिप्लेस कर देता है या फ्री में रिपेयर करके दे देता है। तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी, लेकिन उस दुकान वाले की बिजनेस प्रैक्टिस ने वहां का नॉर्म बना दिया था कि जब भी इससे मोबाइल फोन परचेस किया जाएगा तो एक तरह से 1 महीने की वारंटी सर्विसेज भी दी जा रही होगी। तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्पेसिफिकली एक्सप्रेस है और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सामने वाले की बिजनेस प्रैक्टिस से इंप्लाइड हो गई है। इसके हवाले से कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट कुड आल्सो इंक्लूड promises implied by the entity's customary business practices, publish policies or specific statement that create a valid customer expectation that good or services will be transferred under the contract. हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो जो गुड्स एंड सर्विस दी जाएंगे सारे के सारे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड हो, मेंशन्ड हो, और हो सकता है कि हमारी कंपनी की बिजनेस प्रैक्टिस, हमारी कंपनी के बिजनेस नॉर्म की बेसिस पे बहुत सारी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन ऐसी हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, लेकिन हमारी बिजनेस प्रैक्टिस ने कस्टमर के पार्ट पे वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी हो कि हम कस्टमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे कॉलेज में आकर किसी कोर्स के लिए एनरोलमेंट करवाते हो तो ऑब्वियसली कोर्स के एनरोलमेंट में आपको एक सब्जेक्ट सेल किया जा रहा होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट को सेल करने के साथ साथ ऑब्वियस है कि उस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। जो टीचर या टीचर का टीम मेंबर है वो आपकी व्हाट्सएप क्वेरीज का भी जवाब दे रहा होगा, साथ साथ जितना भी मटेरियल टीचर क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहा होगा, क्लास में जो नोटिंग्स वगैरह होंगी वो सारी चीज़ भी प्रोवाइड की जा रही होती है। अब जब आप किसी कोर्स के लिए मेरे कॉलेज में एनरोलमेंट करवाते हो तो आपको सेपरेटली नहीं बताया जाता कि आपको ये लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, व्हाट्सएप क्वेरीज पे जवाब भी दिया जा रहा होगा, क्लास नोटिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही होगी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ये नॉर्म है कि अगर आप एक स्टूडेंट को कोई कोर्स सेल करते हो तो कोर्स के लेक्चर्स के साथ साथ आपने व्हाट्सएप क्वेरीज का भी जवाब देना है और साथ साथ आपने क्लास नोटिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करनी है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होंगे या फिर एक कंपनी की या फिर एक एंटिटी की बिजनेस नॉर्म्स की बेसिस पे कस्टमर्स के पार्ट पे वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रही होंगी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है कि एट टाइम्स हम कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जरूरी है, लेकिन उससे अल्टीमेटली कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होती, लेकिन उससे अल्टीमेटली कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर नहीं होती। तो अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन उससे कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, लेकिन उससे कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर नहीं हो रही, तो इन एक्टिविटीज को हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कह रहे होंगे। पहले से पर्टेनिंग में प्रोविजन रीड करता हूं, फिर एक एग्जाम्पल भी देता हूं। कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डू नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट एन एंटिटी मस्ट अंडरटेक टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट but those activities do not transfer a good or service to the customer, for example internal approval or administrative task। कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में वो एक्टिविटीज शामिल नहीं होगी जो एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है करना, लेकिन उन एक्टिविटीज की वजह से कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर ना हो, यानी कि कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि मुझे साइट एरिया में एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि मुझे एक साइट एरिया में फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। अब मैंने सोचा कि फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे जो लेबर है वो मेन सिटी से चाहिए, और मेन सिटी से अगर मैं लेबर को डेली फैक्ट्री साइट पे ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करवाऊंगा, ट्रैवल करवाऊंगा, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही होगी। तो मैंने सोचा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना जहाँ पे मैंने फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, वहाँ पे मैं अपने वर्कर्स के लिए कुछ टेम्पररी टेंट और टेम्पररी वॉशरूम्स वगैरह बना देता हूँ, ताकि मेरे वर्कर्स का कम्यून आसान हो, बार बार उनको मेन सिटी में ट्रैवल ना करना पड़े, और जब तक हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तब तक वो वर्कर्स उन टेम्पररी टेंट्स में रहे और उन टेम्पररी वॉशरूम्स को इस्तेमाल करें।
तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले वहां पे अपने वर्कर्स के रहने के लिए कुछ टेम्पररी टेंट्स लगा दिए, कुछ टेम्पररी वॉशरूम्स वगैरह क्रिएट कर दिए। अब ये जो टेम्पररी टेंट्स और टेम्पररी वॉशरूम्स मैंने वहां पे क्रिएट किए, इसको करना जरूरी था ताकि मैं वो फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकूं। लेकिन इन टेंट और वॉशरूम्स की वजह से मेरे कस्टमर को तो कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होगी ना। कस्टमर ने तो मुझे फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ना कि टेंट और वॉशरूम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी में कोई परफॉर्म कर रहा हूं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर को उससे कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, कस्टमर को उससे कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर नहीं हो रहे, तो इन चीजों को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कहा जाएगा। यहां पे आपके सामने एक दो एग्जांपल लिखी है, इंटरनल अप्रूवल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिग फोर ऑडिट फर्म्स में क्लाइंट की एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर देखेंगे, फॉर एग्जांपल कि एक बिग फोर फर्म है, उसके पास कोई नया क्लाइंट आता है, तो बिग फोर फर्म क्या करती है कि उस नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रही होती है। उसकी हिस्ट्री देख रही होती है कि ये पेमेंट टाइम पे कर देगा नहीं देगा, उसकी रेपुटेशन देख रही होती है कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से फर्म का नाम तो खराब नहीं होगा, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अफिलिएशन देख रही होती है कि कोई पॉलिटिकल थ्रेट वगैरह तो नहीं आएगा, और एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद एक नए क्लाइंट को एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। अब जब एक फर्म एक नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले अगर ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली फर्म का इसमें टाइम भी लग रहा है, फर्म की इसमें कॉस्ट भी लग रही है। लेकिन इस रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस से क्लाइंट को या कस्टमर को तो कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही ना, क्लाइंट को या कस्टमर को तो कोई गुड्स एंड सर्विस डिलीवर नहीं हो रहे। तो ये जो इंटरनल अप्रूवल या रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब हम फाइनली बात करते हैं डिस्टिंक्ट के लफ्ज के ऊपर। हमने जैसे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हर वो गुड्स एंड सर्विस जो कि डिस्टिंक्ट हो, या हर वो सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सब्सटेंशियली सेम या सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर हो लेकिन वो डिस्टिंक्ट हो। तो सवाल ये क्रिएट होता है कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। तो IFRS 15 ने डिटेल में डिस्कस किया है कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, या कौन से कंडीशंस या कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई होगा, और आप फिर इन गुड्स एंड सर्विसेज को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो रीड करते हैं और साथ साथ इसे डिस्कस करते हैं। कहता है अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट, अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर मेट। डिस्टिंक्ट के लिए एक गुड्स एंड सर्विसेज में ये दोनों क्राइटेरियाज एक साथ मीट होने चाहिए। इन दोनों क्राइटेरियाज के दरमियान इंटेंशनली एंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे तो फिर एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस से डिस्टिंक्ट कंसीडर किया जाएगा, एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस से सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 1, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर। आपके गुड और सर्विस का नेचर इस तरह का हो कि कस्टमर उनसे बेनिफिट हासिल कर सके, आइदर ऑन इट्स ओन यानी कि अपनी कैपेसिटी में रहकर, या फिर टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द कस्टमर, या फिर किसी और की मदद लेकर जो कि कस्टमर को रेडिली अवेलेबल हो। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाते हो, आप एक कंप्यूटर मार्केट जाते हो और वहां से एक 10th जनरेशन का पीसी परचेज करते हो। अब आपने दुकान वाले से कहा कि हमें 10th जनरेशन का फला स्पेसिफिकेशन का एक पीसी परचेज करना है, और आपने दुकान वाले से कहा कि भाई इस पीसी में मुझे विंडो 10 का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके दे दो। तो आपने दुकान वाले से एक पीसी परचेज कर लिया, एक सीपीयू परचेज कर लिया, और साथ साथ उस सीपीयू के अंदर एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज 10 भी इंस्टॉल करवा ली। हमने ये आइडेंटिफाई करना है, हमने ये डिटरमाइन करना है कि क्या पीसी का परचेज करना और इस विंडो 10 का इंस्टॉल करवाना, इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करवाना, क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो आप इसको यूं सोचोगे कि अगर मैं उस दुकान वाले से सिर्फ सीपीयू परचेज कर लेता, अगर मैं उस दुकान वाले से सिर्फ पीसी का हार्डवेयर परचेज कर लेता, तो क्या मैं उसमें खुद विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आप विंडोज की, अगर आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जानते हैं, आप उस दुकान वाले से सिर्फ पीसी परचेज करें, खुद विंडोज इंस्टॉल कर ले। चले, अगर मैं विंडोज की इंस्टॉलेशन नहीं भी जानता, क्या मैं उस सीपीयू के अंदर किसी और से विंडोज इंस्टॉल करवा सकता हूं? अगेन द आंसर इज यस। अगर मैं विंडोज की इंस्टॉलेशन, अगर मैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन नहीं भी जानता, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक दुकान वाले से सीपीयू का हार्डवेयर परचेज करूं और इसी हार्डवेयर के अंदर किसी दूसरे दुकान वाले से विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लूं। तो यहां पे सीपीयू का हार्डवेयर प्रोवाइड होना और विंडोज की इंस्टॉलेशन ऐसी चीज है, या दो अलग अलग गुड और सर्विसेज है जो कि पहला वाला क्राइटेरिया मीट करते हैं कि अगर आप हार्डवेयर सेपरेटली परचेज करो और इंस्टॉलेशन खुद या किसी और से करवाओ, तो भी आप हार्डवेयर का बेनिफिट हासिल कर सकते हो। अगर एक दुकान वाले से मैंने हार्डवेयर परचेज किया, खुद विंडो इंस्टॉल कर ली, मैं बेनिफिट हासिल कर सकता हूं।
किसी और दुकान वाले से विंडो इंस्टॉल करवा ली तो भी सीपीयू का बेनिफिट हासिल कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन, अपनी कैपेसिटी में रहकर, या फिर टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल विद द कस्टमर। इसी के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं एप्पल के शोरूम चले जाता हूं और एप्पल के शोरूम से मैं मैकबुक या मैक पीसी परचेज करता हूं। अब जब मैंने एप्पल के शोरूम से मैकबुक या मैक पीसी परचेज किया तो एप्पल वाले भी मुझे उस मैकबुक का एक हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे और साथ साथ उसके अंदर iOS एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहे होंगे। यहां पे मैं ये डिटरमाइन करूं, यहां पे मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये एप्पल बुक का हार्डवेयर परचेज होना और उसके अंदर iOS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना, क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है या नहीं? सर मैं यूं सवाल करूंगा कि अगर मैं एप्पल के शोरूम से सिर्फ वो मैकबुक परचेज करके आ जाता तो क्या मैं उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकता था? द आंसर इज नो। एप्पल की मैकबुक के अंदर आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल नहीं करवा सकते, वो आपने एप्पल के शोरूम से ही करवानी है। क्या मैं उस मैकबुक का हार्डवेयर परचेज करके किसी और दुकान वाले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकता था? अगेन द आंसर इज नो। अगर आपने एप्पल का कोई प्रोडक्ट परचेज किया एप्पल के शोरूम से तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसी शोरूम से इंस्टॉल करवा रहे होंगे, यानी कि यहां पे आप हार्डवेयर का आइसोलेशन में इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकते। आप हार्डवेयर का आइसोलेशन में इकोनॉमिक बेनिफिट अपनी औकात में रहकर ऑन इट्स ओन या फिर किसी और की मदद से हासिल नहीं कर सकते। तो यहां पे ये दोनों पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। तो गुड एंड सर्विस का डिस्टिंक्ट होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है कि कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड एंड सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल विद द कस्टमर। एंड दूसरा क्राइटेरिया, एंड के लफ्ज में फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ही एक गुड या सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विस से डिस्टिंक्ट समझा जाएगा। अब सेकंड क्राइटेरिया में कहता है कि एंटिटी परफॉर्मेंस टू ट्रांसफर द गुड और सर्विस इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड क्राइटेरिया टोटली जजमेंटल है, टोटली आपकी असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे बेस करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो एक गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है दूसरे प्रोमिसेस से या दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज है। यहां पे हम टोटली जजमेंट बेस, यहां पे टोटली हम असेसमेंट बेस बातें कर रहे होंगे कि हम अपने सिनेरियो के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को किस तरह से एनालाइज करते हैं। एनीवे IFRS 15 हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ बातें बताता है कि कब गुड्स एंड सर्विस सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होंगे या कब गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे। तो IFRS 15 कहता है factors that indicate that two or more promise to transfer good or service to a customer are not separately identifiable, including but not limited to the following। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप ये कंक्लूड करोगे, जिनकी बेसिस पे आप ये असेस करोगे कि ये गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। फैक्टर नंबर 1, एंटिटी प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड और सर्विस with other goods and service promised in the contract into a bundle of goods and service that represents the combined output. Factor number 2, the goods and service significantly modify or customize other goods and service. Factor number 3, the goods and services are highly interdependent or highly interrelated. अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाईली इंटरडिपेंडेंट है, एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से हाईली इंटररिलेटेड है, या एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, या एक गुड्स एंड सर्विसेज को मिला जुलाकर कोई कंबाइंड आउटपुट, कोई कंबाइंड गुड्स एंड सर्विस बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगेन ये जो बात यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कोई रूल बेस्ड बात नहीं है कि आपने 2+2 4 का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ये टोटली आपकी जजमेंट्स के ऊपर बेस करता है, ये टोटली फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के सिनेरियो के ऊपर, कंसीडरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे बेस करता है, और अकॉर्डिंगली फिर आप कंक्लूजन की तरफ पहुंचोगे कि आइदर ये सेपरेबल है आइदर ये सेपरेबल नहीं है। इसके हवाले से हम कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे और इस इलस्ट्रेशन में आपको हेल्प होगी आइडेंटिफाई करने में कि कब एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल होगा या कब एक गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से सेपरेबल नहीं होगा। लेकिन जब तक आप एक गुड एंड सर्विसेज को डिस्टिंक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई ना कर लो, आप गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाते जाओगे जब तक आपका डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल ना हो रहा हो। कहता है इफ अ प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस दैट इज नॉट डिस्टिंक्ट, इफ अ प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विस इज नॉट डिस्टिंक्ट, an entity should combine the good and service with other promised goods and services until it identify the bundle of goods and service that is distinct। अगर एक गुड्स एंड सर्विस पे डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, मीट नहीं हो रहा, आप इसे दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ मिलाते जाओगे जब तक के डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए। वंस एक गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल कर जाता है, ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस होंगे, हम हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस को एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं
जिसमें आपको ये समझने में आसानी होगी कि कब डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कब डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, कब एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, कब एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, और अकॉर्डिंगली आप फिर नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। हमारे सामने पहली इलस्ट्रेशन आ रही है, कहता है पीको लिमिटेड सेल 10 वॉशिंग मशीन फॉर ₹20,000 ईच टू अ रिटेलर कंपनी। पीको लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें, अगर आप कस्टमर को घेरने के लिए, अगर आप कस्टमर को मामू बनाने के लिए कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर चीज़ के अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन है, हर डेबिट के अगेंस्ट कोई ना कोई क्रेडिट, हर क्रेडिट के अगेंस्ट कोई ना कोई डेबिट है। तो कस्टमर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ फ्री दे रहे हो, कोई एक चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हो, दूसरी चीज़ कॉम्प्लीमेंटरी दे रहे हो, इन सारी चीज़ों की IFRS 15 में कोई अहमियत नहीं है। IFRS 15 की नज़र में हर चीज़ के अगेंस्ट कोई ना कोई ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट हो रही होगी। कहते हैं कंपनी है पीको लिमिटेड, उसने रिटेलर कंपनी को 10 वॉशिंग मशीन सेल की है 20,000 रुपए की प्राइस के हिसाब से, और वॉशिंग मशीन के साथ साथ वो ये 3 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात कर रहा है। नंबर 1, फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस फॉर 3 years. Number 2, 10 kg of washing powder every month for the next 18 months. And number 3, a discount voucher of 50% if next purchase is made in the next 6 months. तो अपेरेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट में 4 चीजें दी जा रही हैं। एक तो वॉशिंग मशीन दिया जा रहा है, 3 साल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज दी जा रही है, 18 महीनों तक 10 kg पर मंथ वॉशिंग पाउडर दिया जाएगा, और 50% का एक डिस्काउंट वाउचर दिया जा रहा है कि अगली 6 महीनों में कोई नई परचेज की जा रही हो। अब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के, अगर हम इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो हम फेस पे ही कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि चारों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नेचर इस तरह का है कि एक दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। कस्टमर चाहे तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से फायदा हासिल करे, दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को इग्नोर कर दे, या अगर वो दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ना भी ले तो भी वो पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है। भाई अगर कस्टमर मुझसे सिर्फ वॉशिंग मशीन परचेज करता, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वॉशिंग पाउडर या डिस्काउंट वाउचर ना भी लेता, तो भी वो वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करके उसका बेनिफिट हासिल कर सकता है। अगर कस्टमर मुझसे सिर्फ वॉशिंग पाउडर लेता, वॉशिंग मशीन किसी और से परचेज कर लेता, तो भी वो वॉशिंग पाउडर का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है। तो यहां पे हमारे पास 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, 3 साल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस और 50% डिस्काउंट वाउचर। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर डिस्काउंट वाउचर किस तरह से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। देखिए, जब आप किसी को डिस्काउंट वाउचर देते हो ना कि अगले 6 महीने में परचेजेस करोगे तो 50% का डिस्काउंट, यानी कि आप उसे वादा कर रहे हो कि अगर आपने हमसे 6 महीने में परचेजेस की तो हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे होंगे, यानी कि 50% के डिस्काउंट का फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे होंगे। तो डिस्काउंट वाउचर भी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा। IFRS 15 में डिस्काउंट वाउचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एक डिटेल कॉन्सेप्ट हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको मैं सेपरेटली तो कवर करूंगा ही, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर डिस्काउंट वाउचर में कस्टमर को इकोनॉमिक बेनिफिट्स का वादा किया जा रहा है तो डिस्काउंट वाउचर भी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। इसका सोल्यूशन रीड करते हैं। कहता है देयर आर 4 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज ऑल द गुड्स एंड सर्विस आर डिस्टिंक्ट बिकॉज द रिटेलर कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस ऑन इट्स ओन and PICO Limited promises to transfer the goods and services separately identifiable from the other promises in the contract. Following are the separate performance obligation. Number 1, delivery of washing machine. Number 2, services and maintenance over 3 years. Number 3, 10 kg washing powder over the next 18 months. And number 4, discount voucher. मैंने इसके साथ में ये भी लिख दिया है कि इनका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, जो कि ऑब्वियसली हम स्टेप 5 में डिटेल में कवर करेंगे। वॉशिंग मशीन हम डे 1 पे डिलीवर कर देंगे तो वॉशिंग मशीन का रेवेन्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगले 3 साल में दी जा रही होगी, वॉशिंग पाउडर अगले 18 महीनों में दिया जा रहा होगा, तो इनका रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और डिस्काउंट वाउचर भी, जिस वक्त कस्टमर डिस्काउंट वाउचर को फ्यूचर में रिडीम करवाएगा, यानी कि डिस्काउंट के इस ऑप्शन को अवेल करेगा, उस वक्त कस्टमर को फ्यूचर में जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट वाउचर का रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहता है ऑफिस सॉल्यूशन अ लिमिटेड कंपनी हैज डेवलप्ड अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कॉल्ड कॉमसॉफ्ट। Office Solution has entered into a contract with Logistically to supply the following. एक लिमिटेड कंपनी हमारे पास ऑफिस सोल्यूशन के नाम से, इन्होंने एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज डेवलप किया जिसका नाम है कॉमसॉफ्ट, और इनका एक कस्टमर है लॉजिस्टिकली, जिनको ये 4 चीजें सप्लाई की जा रही होंगी। नंबर 1, लाइसेंस टू यूज द कॉमसॉफ्ट। नंबर 2, इंस्टॉलेशन सर्विसेज। दिस में रिक्वायर एन अपग्रेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बट द सॉफ्टवेयर पैकेज डज नॉट नीड टू बी कस्टमाइज्ड। नंबर 3, technical support for the 3 years. and number 4, 3 years of update for the कॉमसॉफ्ट। तो एक कंपनी हमारे पास ऑफिस सोल्यूशन के नाम से, जो कि कॉमसॉफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर पैकेज
अपने कस्टमर लॉजिस्टिकली को सप्लाई कर रही है, और ये 4 चीजें कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड की जा रही है। आगे कहता है ऑफिस सॉल्यूशन इज नॉट द ओनली कंपनी एबल टू इंस्टॉल द कॉमसॉफ्ट, द टेक्निकल सपोर्ट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय अदर कंपनीज एंड द सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन विदाउट द अपडेट्स एंड द टेक्निकल सपोर्ट। अब इस पैरा में इसने हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है कि हम इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेपरेटली आइडेंटिफाई करें या ना करें, ये चारों चीजें एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है या नहीं है। कहता है हम कोई अनोखी कंपनी नहीं है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी और से भी जाकर इंस्टॉल करवाया जा सकता है। अगर हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड ना भी करें तो किसी और कंपनी से भी टेक्निकल सपोर्ट ली जा सकती है। अगर हमसे सॉफ्टवेयर अपडेट ना भी ली जाए तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बगैर भी ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट के बगैर भी ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा। यानी इस एक पैरा के अंदर उसने सब कुछ क्लियर करके आपके सामने कर दिया कि ये चारों चीजें डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि इन चारों चीजों का इकोनॉमिक बेनिफिट कस्टमर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज हासिल भी कर सकता है, और ये चारों चीजें एक दूसरे को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज या मॉडिफाई नहीं कर रही। सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज या मॉडिफाई नहीं हो जाएगा, यानी ये चारों चीजें आपस में एक दूसरे से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। सोल्यूशन रीड करते हैं इसका। कहता है कॉमसॉफ्ट वाज डिलीवर्ड बिफोर अदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिमेन फंक्शनल विदाउट द अपडेट एंड द टेक्निकल सपोर्ट। It may be concluded that logistically can benefit from each of the goods and service either on its own or together with other goods and service that are readily available. The promise to transfer each good and service to the customer are separately identifiable. In particular, the installation service does not significantly modify the software itself. As such, the software and the installation services are separate output promised by the office solution rather than input to produce a combined output. देखिए आप इसको यूं ना सोचें कि हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करके दे रहे हैं तो अल्टीमेटली हम एक कंबाइंड आउटपुट सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड होना एक अलग चीज है और इसको इंस्टॉल करके देना एक अलग चीज है। चूंकि इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज नहीं हो रहा, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई नहीं हो रहा कि आप इसे कंपाउंड आउटपुट कहें, तो सॉफ्टवेयर एक अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के तौर पर आइडेंटिफाई होगा और उसकी इंस्टॉलेशन एक अलग परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। लास्ट पैरा में कहता है इन कंक्लूजन the goods and services are distinct and amounts to 4 performance obligations in the contract under IFRS 15 and revenue from each would be recognized as each performance obligation is satisfied. तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, क्योंकि ये चारों चीजें एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये चारों चीजें डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं। अब हमारे पास एक और मिलती जुलती इलस्ट्रेशन है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में फैक्ट्स थोड़े से मैंने चेंज कर दिए। रीड करता हूं फिर डिस्कस करता हूं। कहता है एन एंटिटी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर entered into a contract with the customer to transfer a software license, perform the installation services, and provide an unspecified software update and technical support online and telephone for a 2-year period. एक कंपनी है, अगेन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट में हम कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे रहे होंगे, उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह दे रहे होंगे अगले 2 सालों तक। आगे कहता है द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई that as a part of the installation services the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with the other customized software application used by the customer. अब देखिए इस पैरा में क्या कह रहा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि जब हम कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहे होंगे ना, तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में सॉफ्टवेयर को हम सब्सटेंशियली कस्टमाइज कर देंगे। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे नए फंक्शंस ऐड कर देंगे ताकि कस्टमर्स के जो बाकी एप्लीकेशंस है, ताकि कस्टमर के जो बाकी सॉफ्टवेयर है उसके साथ मिलजुल कर ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा हो। आगे कहता है द एंटिटी सेल्स द लाइसेंस, इंस्टॉलेशन सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट सेपरेटली। द कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय अदर एंटिटीज। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द अपडेट एंड द टेक्निकल सपोर्ट। कह रहे हैं हम लाइसेंस भी सेल करते हैं, इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट भी सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। और ये जो कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन है ना, हमारी कंपनी कोई अनोखी कंपनी नहीं है कि कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन करे, कोई और कंपनी भी कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कर सकती है। और अगर हमारा सामने वाला कस्टमर हमसे अपडेट्स परचेस ना भी करता, टेक्निकल सपोर्ट ना भी लेता, तो भी ये सॉफ्टवेयर फंक्शनल ही रहता। अब यहाँ पे इस सिनेरियो के फैक्ट्स को देखते हुए हम ये असेस कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 1 सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, नंबर 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड नंबर 3 टेक्निकल सपोर्ट। अब ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किस तरह से, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें, अपडेट्स के बगैर तो ये सॉफ्टवेयर फंक्शनल है, यानी कि अपडेट से बेनिफिट अलग लिया जाएगा, अपडेट सेपरेबल है। टेक्निकल सपोर्ट हम प्रोवाइड ना करें, कोई और प्रोवाइड कर दे,
तो टेक्निकल सपोर्ट का बेनिफिट भी किसी और से लिया जा सकता है, वो भी सेपरेबल है। तो अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट तो आई गेस के सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। लेकिन आपके जहन में आ रहा होगा कि सर सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसा है? पिछली वाली इलस्ट्रेशन में तो सॉफ्टवेयर और इसकी इंस्टॉलेशन को आपने अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा था, यहां पे आप सॉफ्टवेयर और उसकी इंस्टॉलेशन को एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह रहे हो। हालांकि सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करने वाले हम कोई अनोखी कंपनी नहीं है। अगर कोई और भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो वो भी इसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करके दे सकती है। किसी और कंपनी की कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करके देना कस्टमर को इकोनॉमिक बेनिफिट तो हासिल करवा के दे देगा। कस्टमर दूसरी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, दूसरी रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिक बेनिफिट तो हासिल कर सकता है, लेकिन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर से सेपरेबल नहीं है। चूंकि कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में आप सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर देंगे, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर देंगे, उसमें नए फीचर्स ऐड कर देंगे, इस वजह से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर अब यहां पे एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। देखिए डिस्टिंक्ट के दो क्राइटेरियाज थे। कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस अदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कस्टमर, एंड गुड एंड सर्विस इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विस। तो जो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन है वो हमसे ना करवाए, किसी और से करवा ले, यानी कस्टमर बेनिफिट तो हासिल कर सकता है, पहला क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है। लेकिन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें नई फंक्शनलिटी ऐड हो जाएगी, यानी कि यहां पे सेपरेबल वाली बात मीट नहीं हो रही। एक गुड दूसरी गुड को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रहा है, सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज कर रहा है, एक गुड दूसरे गुड के साथ मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे हमारे पास तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई होगी, सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट। इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, लास्ट इलस्ट्रेशन है, कहता है, और ये सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, कहता है ECL हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद काशिफ ब्रदर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस। ECL एंड इट्स कॉम्पिटिटर प्रोवाइड सच सर्विसेज सेपरेटली ऑल्सो। एक कंपनी हमारे पास ECL के नाम से, जिन्होंने काशिफ बिल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में हम एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सप्लाई करना है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, इंजीनियरिंग और साइट क्लियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, और हम यानी कि ECL या हमारे कॉम्पिटिटर्स ये सारी सर्विसेज सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। अब हम या हमारे कॉम्पिटिटर्स ये सारी चीजें सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सारी चीजों से हम क्लाइंट को एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करके दे रहे होंगे, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करके दे रहे होंगे, यानी कि ये सारी चीजें मिलकर एक सिंगल कंबाइंड आउटपुट फॉर्म कर रही है। ये मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस मिलकर एक सिंगल कंबाइंड आउटपुट फॉर्म कर रहा है। तो अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इवन दो कि हम ECL या हमारे कॉम्पिटिटर्स ये सारी चीजें सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे कस्टमर को ये सारी चीजें मिला जुलाकर हम एक सिंगल कंबाइंड आउटपुट बना के दे रहे हैं, यानी कि यहां पे एक गुड एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मिला जुलाकर सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कहता है द डिफरेंट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चर सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस बीइंग परफॉर्म्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, बट कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द सर्विसेज सेपरेटली फ्रॉम द अदर्स। बेस्ड ऑन दिस ECL should account for the service in the contract as a single performance obligation। तो ये था हमारे पास IFRS 15 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल का स्टेप 2, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आई होप कि इस स्टेप को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं, सारी चीजों को मैं अच्छे से डिस्कस कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।